हाँ बच्चों, क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? लीज का रिवीजन। एस क्या है? 19। नाम क्या है? लीज या लीजिस? लीजिस। लीज का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टी होती है। लेसर जो क्या करता है, असेट आगे लीज पर देता है, मतलब जो ओनर होता है। कन्वेज टू द लेसी। लेसी का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें एसेट दी लीज पर, तो मैं कौन हूँ? लेसर, आप कौन हो? लेसी। उसके बदले में आप मुझे पेमेंट दोगे या पीरियोडिक पेमेंट दोगे? जनरली पीरियोडिक होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट क्या हो पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मतलब लाख 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 रुपए हर महीना या हर, मतलब हमारे क्वेश्चन में साल का आएगा, लेकिन क्या है एक्चुअली महीने का होता है। ठीक है। और उसके बदले में मैं आपको क्या देता हूँ? राइट टू यूज। राइट टू यूज का मतलब क्या है? आप मेरी एसेट को क्या करो? यूज करो। कितने पीरियड तक? फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। तो लीज को और रेंट से अलग कैसे करते हैं? रेंटल एग्रीमेंट अलग होते हैं और लीज एग्रीमेंट अलग होते हैं। लीज में क्या होगा? पीरियड पहले से क्या होगा? एग्री होगा। आप मेरी कार ले जाओ, या आप मेरे, मान लो मैं हॉस्टल चलाता हूँ, आपको अगले महीने छोड़ना है छोड़ दो, मेरे को अगले महीने निकालना निकाल दिया, तो ये क्या है? रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा पीरियड एग्री नहीं हुआ। लीज में क्या होता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, चाहे 2 दिन ही हो, लेकिन पीरियड क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए। तो लीज रेंटल से अलग कैसे होता है? लीज के लिए क्या होता है? पीरियड पहले से क्या होना चाहिए? एग्री। और मैं अपनी एसेट यूज करने के लिए दूंगा, वो मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये एस इन पर नहीं लगेगा, इसको तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें से सिर्फ एमसीक्यू आता है, तो ये स्कोप आपके में रह भी जाए तो आप पढ़ लेना। हमें क्या सीखनी है? मेनली अकाउंटिंग। किन किन पर ये एस नहीं लगेगा वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एस देख तो ले होता क्या। डेफिनेशंस जरूरत के अनुसार ऊपर ऊपर आते रहेंगे। अब लीज को पहले आप मोटे तौर पर समझो कि लीज कितने तरह की होती है? 2 तरह की। इस एस की अकाउंटिंग के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा? लीज होती है 2 तरह की, एक ओएल और एक एफएल। ओएल बोले तो ऑपरेटिंग लीज, एफएल बोले तो फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग नॉर्मल रेंट की तरह से ही होगी। ऑपरेटिंग लीज में कोई दिक्कत ही नहीं है। किसमें आएगी दिक्कत? दिक्कत तो क्या आएगी उसको समझना पड़ेगा। फाइनेंस लीज में। ऑपरेटिंग लीज का मतलब तो क्या है? मैंने किराए पर जगह ली है, तो मैं एंट्री क्या डाल दूंगा? लीज रेंटल टू बैंक। और आपको मिली है तो आप क्या डाल दोगे? बैंक टू लीज रेंटल। मेन किस में है? फाइनेंस लीज में। तो पहले हमें क्या तय करना पड़ता है? ऑपरेटिंग लीज क्या है और फाइनेंस लीज क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज फाइनेंस लीज, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज। और हमारा मेन ए सीखने का क्या है? फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीजेस और ऑपरेटिंग लीज में अंतर क्या है? फाइनेंस लीज का मतलब क्या है? बोलो बच्चों। फाइनेंस लीज का मतलब क्या है? इफ इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द एसेट। ये सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर देगा? लेसी को। सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किससे रिलेटेड? ओनर। जो ओनर के रिस्क होते हैं वो किसको चले जाएंगे? लेसी को। और रिवॉर्ड भी ओनर के किसको चले जाएंगे? लेसी को। अब मैं तुम्हें बताता हूं, फाइनेंस लीज इज नथिंग बट सेल एग्रीमेंट। फाइनेंस लीज का मतलब ही क्या है? सेल। इसका सब्सटेंस क्या है? सेल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समझते हैं। मैंने इसको सक्षम को प्लांट दिया किस पर? किराए पर। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। प्लांट मेरा ही है, सारे रिस्क रिवॉर्ड मेरे हैं, वस्तु किराए पर ले। तो ये तो नॉर्मल क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज। अब सक्षम को क्या करना था? ध्यान से समझना। प्लांट खरीदना था। सक्षम को क्या करना था? प्लांट खरीदना था। सक्षम गया किसके पास? एक फाइनेंसर के पास। फाइनेंसर के पास गया और उसको क्या बोला कि आप मेरे को रुपए दे दो, मैं आपको किस्तों में चुका दूंगा, और प्लांट मैं खरीद रहा हूं, प्लांट मॉर्गेज कर दूंगा। अब फाइनेंसर बन के सोचना। आप फाइनेंसर, आपने सक्षम को कितने रुपए दे दिए? 1 लाख। मान लो प्लांट का 1 लाख रुपया था, तो 1 करोड़ समझ लो, कुछ भी समझ लो। आपने सक्षम को कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपए दे दिए। अब सक्षम, आप फाइनेंसर हो, ठीक है। सक्षम ये 1 लाख रुपए किसको दे देगा? सेलर को। सक्षम ये 1 लाख रुपए किसको दे देगा? सेलर को। और सक्षम आपको ये प्लांट ही क्या रख गया? मतलब मोर्टगेज के तौर पर रख गया कि अगर मैं नहीं चुकाऊं तो क्या होगा? प्लांट। अब प्लांट रख लेना। अब मान लो 5 साल की किस्तें बना दी आपने। कितने कितने रुपए की? 22,000 की, या 25,000 की कर दो। इंटरेस्ट भी तो जोड़ोगे, तो 25,000 इंटू 5 इंटरेस्ट समेत आप उससे कितने लेने वाले हो? 1,25,000। अब सक्षम ने एक किस्त चुकाई, दूसरी चुकाई, तीसरी देने से मना कर दिया, तो अब आप प्लांट उठा के ले आए। आप क्या लेकर के आ गए? प्लांट उठा करके ले आ गए। तो क्या होगा? सक्षम ने, अब कोर्ट में केस गया, तो उसने, सक्षम ने कहा कि इसने मेरा प्लांट चोरी किया है, और प्लांट तो एक्चुअल में किसके नाम ही था? सक्षम के नाम ही था। तो पुलिस वाले आपको क्या बोलेंगे? भाई प्लांट सक्षम के नाम है, आपके यहाँ मिला है, या प्लांट की बजाय कोई भी एसेट है, कार है, आपके यहाँ मिली है, तो आप चोर हो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं उसने लोन लिया था, उसके बाद क्या है, पेमेंट नहीं की इसलिए उठाया था। तो वो कह रहे हैं आप थोड़ी करोगे, वो तो कोर्ट में जाते, आप केस करते और कोर्ट ऑर्डर देती, तब प्लांट आपके नाम होता। भाई आज मैं आपसे पैसे ले लूं और आपको क्या ना दूं?
पढ़ाऊ ना आ गए तो आप मेरा ये एसी उठा के ले जाओ तो क्या होगा, भले ही मेरी गलती है लेकिन आपको पुलिस वाले ले जाएंगे कि एसी का मॉडल वॉडल बिल मैं दिखा दूंगा तो क्या होगा, एसी आपके घर में मिला और था किसके नाम से बिलिंग, मेरे नाम से। अब बाद में आप कहो कि सर हमारे को पढ़ाया नहीं था इस बात के लिए हमने उठा लिया था, तो वो कहेंगे पढ़ाया नहीं था तो आप क्या करते, केस करते ना, सामान थोड़ी चुरा लोगे। तो ऐसे ही सक्षम ने क्या किया था, मुझसे उधार लेके, मैं फाइनेंसर हूँ, मुझसे उधार लेके क्या किया था, सेलर को पेमेंट करी थी, प्लांट अपने नाम करा लिया था और मुझे क्या बोला था कि प्लांट में मॉर्टगेज रखता हूँ। तो मॉर्टगेज रखने से नहीं होता कि जैसे डिफॉल्ट किया मैं प्लांट उठा लाऊं, मेरे को कोर्ट में केस करना पड़ेगा, कोर्ट एग्रीमेंट पड़ेगी और कोर्ट डिक्री देगी कि प्लांट सक्षम का ना रह के मेरा हो जाएगा, और इसमें प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है तो मैं दिक्कत में आ जाता हूँ, इसलिए क्या है मतलब दिक्कत आती थी। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से चेंज किया। अब मैंने बोला सक्षम एक काम करो, प्लांट में पहले अपने नाम से खरीद रहा हूँ, प्लांट में किसके नाम से खरीद रहा हूँ, अपने नाम से, या मैं खुद भी प्लांट बेचता हुआ हो सकता हूँ, लेकिन एक बार मान लो मैंने अपने नाम से खरीद लिया, अब क्या है, आपको मैं लीज पर दे देता हूं 25,000 की, कितनी इंस्टॉलमेंट दे देना आप, 5, और पांचों इंस्टॉलमेंट के बाद प्लांट आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं प्लांट लीज पर दे देता हूं। अब क्या होगा, अगर सक्षम ने डिफॉल्ट किया और मैंने प्लांट जबरदस्ती भी उठा लिया तो ये कोर्ट में ये केस नहीं कर सकता कि प्लांट चोरी किया है, क्योंकि प्लांट पहले से ही क्या है, मेरे नाम है। तो अब लीज के रेंटल बोल दिया मैंने इसको, बट एक्चुअली तो ये क्या था, मैं प्लांट फाइनेंस कर रहा था, मैं सक्षम को प्लांट क्या है ट्रांसफर ही कर दिया ना एक तरह से, रिस्क रिवॉर्ड इसके तू सारी किस्तें भर दे, मेरे को तो 1 लाख रुपए ब्याज समय दे दे 25,000 इंटू 5। लेकिन पहले क्या था, प्लांट सक्षम के नाम था, मैंने इसको सिर्फ रुपए दिए थे और मॉर्टगेज रखा भी हुआ था, तो भी क्या होगा, अगर डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे कोर्ट में प्रूव करना पड़ रहा था कि प्लांट मेरे को दिलवाओ वापस, क्योंकि प्लांट तो इसके नाम है, मैं सीधा उठा लाऊं तो मेरे को जेल चली जाती, मतलब मेरे को उठा के जेल में चले जाते। तो इसलिए क्या है, मैंने नया नाटक किया कि मैं लीज पर दे रहा हूँ, मैंने प्लांट वायर सेलर से खरीदा, अपने नाम किया और इसको लीज का नाटक किया, एक्चुअली प्लांट इसको दे रहा हूं मैं जो तो उसको उधार देना था, फाइनेंस करना था, मैंने इसको क्या दे दिया, प्लांट लीज पे दे दिया। अब अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मुझे उठाना आसान है, क्यों उठाना है, मैं गुंडे बुला के भी उठा लूं तो भी क्या होगा, प्लांट मेरा है, मैंने उठा लिया, बात खत्म, ओनरशिप मेरे पास है। लेकिन क्या है, अब इन रियलिटी क्या है, मेरे को इस प्लांट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड सारे मैं तो सक्षम को कहता हूं तू मेरी किस्तें भर दे, और जनरली किस्तें भरी जाएंगे ना, तू मेरी इंस्टॉलमेंट्स भर दे और तू क्या है तेरा प्लांट रख। अब इसलिए किसका ओरिजिन हुआ, फाइनेंस लीज का, नाम में ही क्या है फाइनेंस, कि मैं फाइनेंस कर रहा हूं, बस अंदर ही अंदर नाम क्या रखा हुआ है, लीज। तो इसकी अकाउंटिंग कुछ इस तरह से होगी कि मैंने प्लांट बेच ही दिया एक तरह से और सक्षम ने प्लांट खरीद लिया। किसकी बुक में, लेसी की बुक में क्या आएगा, असेट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड किसके होंगे, लेसी के, हमें ओनरशिप से लेना क्या है, हमें तो एक्चुअल सब्सटेंस से देखना है। तो इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी क्या है, इस टाइप से होगी। समझ गए बात को, क्या समझ गए, क्या बात को सही से बताओ। हाँ बच्चों समझना, सक्षम को एक क्या खरीदना है, असेट खरीदनी है, कार प्लांट कुछ भी, ये किसके पास जाता है, फाइनेंसर के पास। फाइनेंसर इसको क्या बोलता है, फाइनेंसर सक्षम को कितने रुपए दे देता है, 1 लाख रुपए। सक्षम वो 1 लाख रुपए किसको दे देता है, कार के सेलर को, और सक्षम अब आगे फाइनेंसर को कितने रुपए देगा, 25,000 5 बार। ये बात समझ में आ रही है, नॉर्मल फाइनेंस अरेंजमेंट में ये होता। अब दिक्कत क्या है, ओनरशिप किसके नाम हो गई, सक्षम के नाम, क्योंकि सक्षम ने सेलर को दिए, सेलर ने उसको ओनरशिप दे दी, और सक्षम ने फाइनेंसर से लेकर सक्षम, फाइनेंसर ने सक्षम को दिए, सक्षम ने आगे किसको दिए, सेलर को। और सक्षम अब फाइनेंसर को कितने रुपए चुका रहा है, 25,000 इंटू 5, 1,25,000 इंटरेस्ट समेत। अब सक्षम ने डिफॉल्ट कर दिया तो फाइनेंसर को कोर्ट में जाकर ये एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी उसको वो प्लांट वापस मिलेगा, भले ही उसने प्लांट मॉर्टगेज किया है। फाइनेंसर सीधा उठा के ले आए तो प्लांट किसके नाम है, सक्षम के नाम, तो सक्षम उल्टा फंसा सकता है कि चोरी का केस कर देगा कि मेरा प्लांट है इसने उठा लिया, ऐसे नहीं उठा सकते। तो इसको रीअरेंज किया मैंने, मैं हूं कौन, फाइनेंसर, मैंने कहा सक्षम मैं सेलर को डायरेक्ट 1 लाख रुपए दे रहा हूं और प्लांट मेरे पास ला रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे साथ वही है, तुम्हें प्लांट मिल गया, तुम 1 लाख मुझसे लेते, सेलर को देते, प्लांट आता, तुम्हें तुम्हारा प्लांट मिल गया। अब तुम मुझे लीज पेमेंट्स कर दो, किराए पर दे रहा हूं मैं तुम्हें प्लांट, क्यों, क्योंकि ओनरशिप मेरी है। तुम मुझे 25,000 इंटू 5 की क्या कर दो, लीज पेमेंट कर दो, सेम वैसे ही अरेंजमेंट रहेगा, लेकिन इसमें मैं ज्यादा सिक्योर हो गया। कैसे सिक्योर हो गया, अगर सक्षम ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, मैं प्लांट उठा लूंगा, ये चोरी का केस नहीं कर पाएगा या किसी भी तरह से मुझे नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि प्लांट इज ऑलरेडी इन माय नेम। तो इस तरह के सिस्टम को बताओ, क्या लीज नॉर्मल किराए की तरह से देखा जाना चाहिए या फाइनेंस अरेंजमेंट की तरह से, और इसी तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज। पक्का, क्योंकि अब मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है प्लांट में, मेरे को सक्षम को 1 लाख उधार देने थे, बजाय मैंने उधर से देके एक बार बीच में अपने नाम क्या करवा ली, ओनरशिप। तो रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप के सारे किसके, प्लांट अच्छा चले बुरा चले मैंने तो क्या करना है, अपनी किस्तें लेनी है। अब उसका बढ़िया चलना चाहिए प्लांट, रिस्क रिवॉर्ड किसके हो गए एक तरह से,
सक्षम के हो गए। तो जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, टाइटल ट्रांसफर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। अब ये कहता है फाइनेंस लीज के क्या होते हैं, 5 इंडिकेटर। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, जब रिस्क रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ट्रांसफर ना हो। खाली रिस्क रिवॉर्ड मत लिखना, कौन से लिखना, ऑनर्स के जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज, ये कहता है कि 5 पैरामीटर्स है, 8 है टोटल, 3 सजेस्टिव है और 5 क्या है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि ये एक भी पूरा हो गया तो आप जनरली क्या मतलब क्या मान लेना, फाइनेंस लीज। और वो सजेस्टिव क्या है, वो सिर्फ इंडिकेटर है, उनको तब भी उसके बाद भी क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये 5 बार 2-3 बार पूछे गए हैं, तो ये पढ़ लेना। लेसी ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ असेट बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। मैं ओनरशिप क्या कर दूंगा असेट की, ट्रांसफर। कब, एंड में। कब, जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी। भाई 5 साल में ये मेरी किस्तें दे दे, उसके बाद में क्या है, अगर एसेट की लाइफ और भी ज्यादा है तो मुझे मेरा फाइनेंस इंटरेस्ट समेत मिल गया, मुझे मेरा पैसा, तो मैं इसकी ओनरशिप क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। मैं इसकी ओनरशिप क्या कर दूंगा, ट्रांसफर। किसके बाद, बोलो ना बच्चों, लीज टर्म के बाद। अब लीज टर्म का मतलब क्या होता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। नॉन कैंसिलेबल का मतलब जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर विच लेसी हैज एग्रीड टू टेक ऑन लीज, बोलो, the asset together with any future periods for which lessee has the option to continue to lease the asset with or without further payment, which option at the inception of lease is it is reasonably certain that exercise। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है लीज टर्म का मतलब, क्या है, एग्रीड पीरियड प्लस फ्यूचर पीरियड। देखो हमने 3 साल का तो लीज एग्रीमेंट कर ही लिया, और फिर मैंने कहा आगे 3 साल के लिए और ले लेना, और ये यहीं पर ही स्टार्टिंग में ये रीजनेबली सर्टेन है कि 3 एक्सरसाइज होगा ही होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीज टर्म 6 साल बोलेंगे। लीज टर्म कितनी बोलेंगे, 6 साल। कि स्टार्टिंग में ये रीजनेबली सर्टेन है कि ऑप्शन क्या होगा, एक्सरसाइज। ऐसा कब होगा, जब यहाँ के किराए बहुत ही क्या हो, कम हो। जहाँ के किराए क्या हो, बहुत ही कम। या मैंने इसको असेट दी कितने साल के लिए, जैसे मैंने बिल्डिंग ले रखी है किराए पर, अब 3 साल का एग्रीमेंट है और आगे 3 साल का इसने रिन्यूअल ऑप्शन दे रखा है, और मैंने इसमें काफी सारा रेनोवेशन करवा दिया। जैसे रिलायंस ट्रेंड्स ने कोई बिल्डिंग ली, उसने उसके अंदर लिफ्ट लगा दी, ये कर ली, तो वो 3 साल के अंदर पक्का पक्का है कि वो आगे उसको क्या करेगा, रिन्यू। अदरवाइज उसने इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी रिकवरी में क्या लग जाएगा, टाइम। तो फिर लीज टर्म क्या होगा, रिन्यूअल पीरियड भी इंक्लूड होगा। तो जो भी लीज टर्म है उसके बाद अगर एसेट में किसको दे दूंगा, सक्षम को, तो वो कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज का पहला इंडिकेटर क्या है, कि असेट एंड में ट्रांसफर कर दूंगा, और एंड में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मैंने इसको ऑप्शन दे रखा है क्या, कि इतने लो प्राइस पर खरीद लेना कि स्टार्टिंग में ये सर्टेन है, ऑप्शन इंसेप्शन ऑफ लीज ये सर्टेन है कि लीज क्या होगा, ये प्राइस एक्सरसाइज होगा। मैंने इसको बोला एक काम करो सक्षम, जैसे मोबाइल फाइनेंस होते हैं ना, तो मोबाइल वाले को मोबाइल बेचना ही होता है, मोबाइल वाले को क्या करना होता है, मोबाइल बेचना ही होता है। तो वो क्या करता है, 10,000 का मोबाइल है, वो कहता है कि किस्तें कर दी 1,000 रुपए की 12, और 12वें महीने के बाद आप आना और बिलिंग करवा लेना अपने नाम से, उसके 100 रुपए और लगेंगे, ताकि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर हो जाए, कि मेरा एक स्टाफ का खर्चा लगेगा, बिलिंग का टाइम लगेगा, तो 100 रुपए और लगेंगे। तो 100 रुपए में आप लास्ट में मोबाइल खरीद सकते हो। अभी मैंने ओनरशिप नहीं दी, मोबाइल ले जाओ, किस्तें भर दो, लास्ट में क्या दे दूंगा, ओनरशिप। और कितने रुपए पर ही दे दूंगा, 100, क्योंकि मेरे 10,000 के 12,000 ले लिया मैंने। तो ये रीजनेबली सर्टेन है स्टार्टिंग में ही कि क्या होगा, कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, क्योंकि 100 रुपए 12 महीने के बाद भी मोबाइल को 100 रुपए का थोड़ी होगा, बहुत महंगा होगा। तो इतने लो प्राइस पर खरीदने का ऑप्शन है। पहले में तो क्या है, मैंने लिख के दे दिया कि 12वें महीने ओनरशिप ट्रांसफर हो ही जाएगी। जैसे मेरा घर है, मैंने किस पर ले रखा है, फाइनेंस लीज पर। बैंक मुझसे क्या ले रहा है, इंस्टॉलमेंट, और मतलब इंस्टॉलमेंट्स भर रहा हूँ। जैसे ही वो किस्तें पूरी हो जाएगी, बैंक मुझे ऑटोमेटिकली ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा, कोई परचेज ऑप्शन नहीं है। मोबाइल के केस में वो क्या बोलते हैं कि आप खुद आया ना, हम आपको ध्यान नहीं रखेंगे। बैंक तो क्या करता है, खुद से जैसी किस्तें पूरी हो जाती है, बाकायदा क्या करता है, आपके नाम पेपर कर देता है। लेकिन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन मोबाइल वाले क्या बोलते हैं कि लास्ट में आके 100 रुपए पे खरीद लेना। तो 100 रुपया क्या है, इतना सफिशियंटली लो प्राइस है कि एट द इंसेप्शन ऑफ लीज ही क्या है, ये सर्टेन है कि ऑप्शन क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। इतना लो प्राइस है किस दिन का, जिस दिन ये ऑप्शन दिया है, पक्का। और या फिर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, असेट की जितनी भी इकोनॉमिक लाइफ है उस मेजर पार्ट के लिए क्या है, लीज हो गया। अब मान लो असेट की लाइफ 5 साल है, और मैंने सक्षम को कितने टाइम के लिए दे दिया है, 4 साल। मतलब मेजर का मतलब ऐसे तो डिफाइंड नहीं है, 10 में से 8 दे दिया, 7 दे दिया, तो इसको क्या मान लेते हैं, मेजर। कि मोटा मोटी सारी एसेट अब 3 लास्ट के 3 साल में कार खटारा ही तो होती है। तो मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए किसने ले लिया, इसने। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 2 लाइफ होती है, एक इकोनॉमिक और एक यूजफुल। इकोनॉमिक लाइफ का क्या होता है, एसेट की टोटल लाइफ, 1 और मोर यूजर्स।
अब वो चाहे पीरियड में आए चाहे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स में आए, वन और मोर यूजर्स का मतलब टोटल एसेट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बस सिंपल सा। एडिडास है, एक सोफा है, वो खरीदता है और 4 साल में बदल देता है कि मैं इतना लग्जरी ट्रीटमेंट रखता हूँ कि थोड़ा सा भी कट आ गया तो मैं बेच दूंगा, तो वो 4 साल यूज करता है, दैट इज यूजफुल लाइफ ऑफ सोफा। ठीक है, फॉर एडिडास। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या है, सोफा कितना चलेगा। तो इकोनॉमिक लाइफ का मतलब चाहे एडिडास करे चाहे आगे वाले यूजर करे, एसेट की टोटल लाइफ। और यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, जो हम यूज करेंगे, लेस यूज करेंगे, लेस यूजफुल लाइफ तो आगे काम आएगी, लेकिन इसमें कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, अब बच्चे अपनी मर्जी से क्या लिखते रहते हैं, बोलो। कोई तो इकोनॉमिक लाइफ, कोई यूजफुल लाइफ, कोई कहता है लाइफ ही। तो अब लाइफ किस में हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है। छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना प्रोडक्शन यूनिट मेथड और ये सब, कि टोटल अगर 1 लाख किलोमीटर कार चलती है तो 1 लाख के लिए या उसके मेजर पार्ट के लिए मैंने दे दिया, या 10 साल चलती है तो 10 साल के लिए। इकोनॉमी का मतलब असेट की टोटल लाइफ या यूज, आप कितना यूज करेंगे वो टोटल लाइफ। इकोनॉमी का मतलब असेट की टोटल लाइफ, और यूजफुल लाइफ का मतलब आप कितना यूज करेंगे। और एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट अभी वर्ड समझेंगे, एक बार आप क्या समझ लो बस, लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स लगभग किसके बराबर है, फाइनेंस लीज फेयर वैल्यू के। अब बताओ, मैंने सक्षम को असेट मेरी 5 करोड़ की है और मैं उससे 50-50 हजार रुपए क्या क्या ले रहा हूं किराया, और 10 साल के लिए लिया है, तो कितना हो गया साल का, साल का 5,000 इंटू 12 6 लाख, और 10 सालों का कितना हुआ, 50,000 इंटू 12 6 लाख, 50,000 इंटू 12 60 लाख, शाबाश। 50,000 इंटू 12 6 लाख, और 10 साल का कितना हो गया, 50,000 इंटू 12 6 लाख, और 10 साल का किराया कितना हुआ 60 लाख, और एसेट कितने की है 5 करोड़। तो ये तो नॉर्मल लीज है, लेकिन 5 करोड़ की है और मैंने किराए कितने लेने हैं आपसे 1.2 CR, कितने टाइम तक, 5 साल तक, तो कितने हो गए 6 करोड़। उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा डिस्काउंट करके तो वो लगभग किसके बराबर आ रही है। तो जब मैं पैसे पूरे ले रहा हूं तो इसका मतलब आप इंडिकेशन है कि क्या है, रिस्क रिवॉर्ड सब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। जब मैं रुपए पूरे ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन है। जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना, 1 लाख की सक्षम को एसेट देनी थी, 25-25 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट ले ली, तो लीज पेमेंट क्या है 25,000 इंटू 5, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 1 लाख के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए। मतलब क्या है कि फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड भी क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर। और 5वीं कंडीशन क्या है कि एसेट स्पेशलाइज नेचर की है, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता किसके बिना, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन के बिना। जैसे टाटा मोटर्स क्या बनाता है, फोर्टिस के लिए क्या बनाता है, एम्बुलेंस बनाता है। अब एम्बुलेंस जब फोर्टिस छोड़ देगा तो उसके बाद टाटा मोटर्स के क्या काम की, कारें बेचता है वो, बोलो। और कोई और भी नहीं लेगा, आज मैं एम्बुलेंस से आऊंगी, देखो मैंने गाड़ी ली है पार्टी कर रहा हूँ, तो कौन मानेगा इसको। तो बताओ वो स्पेशल नेचर की है कि वो क्या है, और कोई, या BHEL मतलब और कोई यूज नहीं कर सकता बिना मेजर मॉडिफिकेशन किए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसके लिए बनाता है, रेलवे के लिए क्या करता है, वैगन्स बनाता है। तो वो इतना स्पेशल नेचर का है कि रेलवे के अलावा उसका कोई कस्टमर नहीं है, तो पक्की बात है BHEL या टाटा मोटर्स पूरे पूरे उसको क्या लेगा, रुपए लेगा। भले तुम 10 दिन के लिए लो, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बना दी, मेरे काम की नहीं है, तो मैं रुपए भी पूरे लूंगा और रिस्क रिवॉर्ड पक्का तुम्हारे ही हो जाएंगे जब मैं रुपए ले लूंगा, पक्का। तो ये 5 इंडिकेटर है। पहला क्या है फटाफट से, लीज टर्म के एंड में क्या हो जाएगी, असेट ट्रांसफर हो जाएगी। नंबर 2 क्या है, ऑप्शन है लीज टर्म के एंड में परचेज करने का, दैट इज एट सच सफिशिएंट लोअर प्राइस दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन एट इंसेप्शन। शुरू में क्लियर है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, तो वो चीज इसमें उसकी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, पहले में क्या है, असेट उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी, दूसरे में वो खरीद लेगा इतना सस्ते प्राइस पे, तीसरा क्या है, मत खरीद, टोटल लाइफ के लिए दे दी, टोटल मतलब मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए दे दी, तो फिर वो मत ही खरीद। भले अब 10 साल की चीज है, 10 साल के लिए तुम यूज कर लो, तो 11वें साल कबाड़ का क्या खरीदोगे। तो इसमें एक तरह से सारे बेनिफिट कौन ले रहा है, लेसी। चौथा क्या है, पैसे मैं इतने ज्यादा ले रहा हूं कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू असेट की वैल्यू के बराबर ही आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ट्रांसफर ही हो रही है एक तरह से। और पांचवा क्या है, इस तरह की एसेट बनवाई है आपने मुझसे कि और कोई यूज ही नहीं कर सकता, बड़ी यूनिक टाइप की क्या है एसेट है, समझ रहे हो क्या। तो और कोई यूज नहीं कर सकता बिना उसमें क्या डाले, बिना मॉडिफिकेशन डाले बिना, तो वो किसका इंडिकेटर है, फाइनेंस लीज का। अब एक बार सजेस्टिव इंडिकेटर पढ़ लेंगे, पहले हम किस पर आते हैं, अकाउंटिंग पर। अब अकाउंटिंग ऐसे है फाइनेंस लीज की कि, हाँ बच्चों, अब अकाउंटिंग सीखने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है कि मैं लेसी की अकाउंटिंग कर रहा हूं। पहले किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं, लेसी की। मुझे कितने रुपए देने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है, मिनिमम लीज मतलब लीज पेमेंट कितने हैं 111, और लास्ट में उसको मैंने गारंटी दे रखी है कितने की, 10,000 की। देखो क्या होता है,
मैं उसको क्या बोलता हूँ, इंस्टॉलमेंट थोड़ी कम कर दो, लास्ट में स्क्रैप तुम लेना। एसेट की लाइफ वैसे तो मैंने मोटा मोटी यूज कर ही लिया। जैसे मैंने कार ली किससे, टाटा मोटर से, लीज पे। तो टाटा मोटर को क्या बोला कि तुम्हारे तो काम आ जाएगी कार, और ये सब काम ही है तुम्हारा, तुम उसके पार्ट्स और यूज कर सकते हो। और मेरे को लास्ट में 3 जो भी लाइफ है उसके बाद में कार तुम रख लेना, ठीक है, मेरी इंस्टॉलमेंट कम कर दो। वो मेरी इंस्टॉलमेंट बना रहा था ज्यादा, तो मैंने उसको क्या बोला, इंस्टॉलमेंट कम कर दो, लास्ट में क्या लेना, प्लांट या कार जो भी है तुम वापस ले लेना। भाई तुम पूरी इंस्टॉलमेंट लोगे तो मैं क्या करूंगा, स्क्रैप फिर मेरा है। तो मैं कहा कि वो तुम ले लेना और मुझे क्या है, इंस्टॉलमेंट कम कर दो। तो उसने इस इंस्टॉलमेंट्स में कुछ रिडक्शन कर दी। इसके बदले में मैंने लास्ट में उसको क्या दी, 10,000 रुपए की गारंटी दी। क्यों दी, वो कह रहा है कि मैं कम तो कर दूंगा। मान लो कि मेरे से कोई इंस्टॉलमेंट मांग रहा है कितने, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो लास्ट में फिर स्क्रैप मेरा है। मैंने उसको बोला कि लास्ट में प्लांट तुम रख लेना, तुम इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या कर दो, कम। वो कहेगा मैं कम तो कर दूंगा, लेकिन स्क्रैप कितने के हिसाब से। मैंने कहा कि लास्ट में स्क्रैप बचेगा 30,000 का, उसके हिसाब से कम कर दो। एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना हो तो कितनी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, 10-10 हजार रुपए। वो कह रहा है मैं कम तो कर दूंगा, लास्ट में गारंटी है क्या 30,000 मिल जाएगा स्क्रैप से। मैं कहा मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे से लेना, मेरी गारंटी है, बस आप इंस्टॉलमेंट कम कर दो। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो मैंने उसको क्या क्या कमिट किया हुआ है कि 1-1 लाख तो ये दूंगा, प्लस मैंने उसको क्या दे रखी है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितने की, 10,000 की। कितनी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, 10,000। तो मुझे उसको क्या क्या देना पड़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट। एक 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 और 10,000, एक 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 और 10,000। अब मैं इसको असेट रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए हैं, तो लेसी इसी को क्या करेगा, असेट रिकॉर्ड। लेकिन ये रुपए लेट देने हैं तो इसकी क्या निकालेगा वो, प्रेजेंट वैल्यू। वो 10% से आ गई, 10% कहां से आई वो मैं बताऊंगा, रेट कौन सी लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 256,190। अब मैं पहले दिन एंट्री क्या करता हूँ, असेट टू लेसर, कितने से, 256,190। असेट को किससे रिकॉर्ड करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि एसेट को उसकी फेयर वैल्यू से ऊपर नहीं ले जा सकते। मान लो फेयर वैल्यू कितनी है, ज्यादा है, तो मैंने कितने पर रिकॉर्ड कर ली, 256,190, और लेसर को क्या बना लिया, लाइबिलिटी, कि उसको रुपए देने हैं। अब लाइबिलिटी है तो उसको रुपए तो कितने देने हैं, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और लास्ट में 10,000। तो मैं अब लेसर का अकाउंट कैसे चलाऊंगा, इस असेट पर मैं क्या लगाऊंगा, डेप। इस एसेट पर मैं क्या लगाऊंगा, डेप। अब एसेट मेरी बुक में आ गई है कि नॉर्मल डेप लगेगा। और डेप कैसे लगाना है, यूजफुल लाइफ के हिसाब से। अब एसेट की इकोनॉमिक लाइफ भले ही कितनी हो, लीज है या नहीं, इसके लिए क्या चेक करना है कि इकोनॉमिक लाइफ के लिए ले लिया है नहीं। एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, मैंने ले ली, लेकिन बाद में मेरा टारगेट यही है कि मैं 6 साल बाद यूज करूंगा, 7 साल यूज करूंगा और नहीं करूंगा। तो डेप किसके हिसाब से लगता है, यूजफुल लाइफ के हिसाब से, ठीक है। अब एसेट कितने की आ गई, 256, 190 की। अब लेसर के ऊपर मैंने कहा तुम्हारे इतने रुपए बाकी है साल भर का, उसके ऊपर क्या लगा दिया, 10% इंटरेस्ट। लेसर मेरी ऑलरेडी इतने की लाइबिलिटी थी, अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट टू लेसर, जिसको फाइनेंस चार्ज टू लेसर भी बोल सकते हैं। और फिर मैंने 1 लाख रुपए चुका दिए, तो लेसर टू कैश कितने का हो गया, 1 लाख, बैलेंस बच गया ये। फिर इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाया, फिर कितने चुका दिए, 1 लाख। तो ये लेसर की लाइबिलिटी ऐसे कटती रहेगी, ये इंटरेस्ट आ गया, और 1 लाख तो देने ही देने, पक्का। अब उसको, वो कहता है कि उसकी नहीं बिक्री, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, खरीदो 10 पे। तब तो मुझे ये भी देने पड़ेंगे 10,000, और उसकी महंगी बिक्री है तो वो मेरे को नहीं बोलेगा, तो क्या होगा, फिर ये P&L में चला जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो आपको असेट किस पर रिकॉर्ड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू का लोअर। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, लेसी के लिए, लेसी के लिए मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, अभी लेसर की बात नहीं कर रहे, एग्रीड रेंटल जो मुझे देने हैं, प्लस जीआरवी, प्लस जीआरवी, एग्रीड रेंटल प्लस जीआरवी, इसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। उस पर मैं क्या रिकॉर्ड कर लूंगा, असेट, और लेसर की लाइबिलिटी। और लेसर की लाइबिलिटी ऐसे ऐसे चलती रहेगी। अब वो क्यों बनाया मैंने अकाउंट, क्योंकि वो पूछता है हर साल के फाइनेंस चार्ज बताओ, तो हर साल के फाइनेंस चार्ज क्या आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, पक्का। तो अभी लेसी के लिए बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है लेसी के लिए, बोलो। जो मुझे इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो, प्लस क्या है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक, जो मुझे देनी है, ठीक है। किसको छोड़कर, कॉन्टिजेंट रेंट और इन सबको छोड़कर। और ये भी बताता हूं इसका मतलब क्या है। और लेसी के केस में इसमें क्या आएगा, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी भी। लेसर के लिए कुछ और होगा। तो लेसी के लिए क्या हो गया, पहले तो ये तो कॉमन हो गया, जो मेरे को 1-1 लाख देने हैं।
और लेसी के लिए और क्या लेना है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। अब कई बार क्या होता है कि हम कॉन्टीजेंट रख लेते हैं। कॉन्टीजेंट रेंट का मतलब क्या है, जैसे आपने मेरी दुकान लीज पर ली, तो मैंने बोला तुम्हारी सेल का 2% और देना पड़ेगा, तुम्हारी सेल जितनी भी होगी उसका 2% और देना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब वो तो अगले साल ही होगी सेल तुम्हारी, वो तो अगले साल ही पता लगेगा, तो उसको अब आप पहले से इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि उसकी पीवी भी नहीं निकाल सकते। तो वो अगले साल में, जैसे अब तुमने ये जो था ना, ये लीज पर लिए तुमने, सक्षम ने मुझसे ये लीज पर लिए 1-1 लाख और ये दिया, इसके अलावा इसको हर साल सेल्स का कितने परसेंट देना है, 2%। तो उसको अब यहाँ हम अकाउंटिंग में कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि अगले अगले सालों की सेल हमें पहले से थोड़ी पता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट रेंट। और वो सक्षम हर साल में क्या हम बेचता रहेगा, P&L में। तो प्रेजेंट वैल्यू में ये कॉन्टीजेंट लेस और ये कॉन्टीजेंट रेंट वगैरह इंक्लूड नहीं करना। पक्का समझ गए क्या। तो कॉन्टीजेंट रेंट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब एसेट की मेंटेनेंस और कोई टैक्सेस और जो किसके लग रहे हैं, टू बी पेड और रिम्बर्स टू लेसर, लेसर को देने हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग किराए पर ली तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो किराए का पार्ट नहीं है। लैंडलॉर्ड ने मुझे क्या बोल दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे और एक्चुअल रिम्बर्समेंट ले रहा है वो, तो वो सब किसका पार्ट नहीं है। समझ रहे हो ना कि असेट का अब हर साल इसमें थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है, तो वो कहता है वो भी आपको देने पड़ेंगे, तो वो लीज रेंटल का पार्ट नहीं है। पक्का सर्विस कॉस्ट और कौन से टैक्सेस और कॉन्टीजेंट रेंट्स जो असेट के हैं वही किसका पार्ट है, लीज रेंटल। पक्का। आप मुझसे क्या क्या चार्ज कर रहे हो, 1-1 लाख तो किस बात के, मतलब मैंने लीज पर लिए रेंट के, प्लस 10,000 रुपए जीआरबी, सेल का 2%, ये है तो लीज रेंटल, लेकिन इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पता नहीं लगेगा। इसके अलावा आपने बोला कि इस असेट में जो भी दिक्कत आई वो मैं ठीक करवा के दूंगा, लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अब क्या पता कितने आएगी, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या पता आगे कितनी आएगी, तो वो भी किसका पार्ट नहीं होगा, लीज रेंटल का। और कोई टैक्सेस वैक्सेस जो एक्चुअल लगते हैं, जैसे कार किराए पे ली तो रोड टैक्स लग गए या जो लग गए, वो आपको देने पड़ेंगे और एक्चुअल लूंगा मैं, उसमें कमाई नहीं करूंगा, तो वो लीज रेंटल का पार्ट नहीं है। और वो मेरे को जब जब इसकी अकाउंटिंग तो मैं पीवी निकाल के आगे आगे बढ़ाऊंगा और उसकी अकाउंटिंग क्या करता रहूंगा, एक्सपेंस टू बैंक। पक्का। लेकिन असेट लेसी की बुक में आएगी। ये बात क्लियर होगी। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं आईसीआई का फटाफट से। ट्वेल्थ पर आओ। लेसी लिमिटेड टू का मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर, फेयर वैल्यू कितने की है इसकी, 7 लाख। इकोनॉमिक लाइफ भी और लीज टर्म दोनों ही कितने हैं, 3 साल। इससे क्या क्लियर हो गया, फाइनेंस लीज है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितने रुपए देने हैं, 3 लाख। तो एनुअल लीज कितने की है, 3 लाख। और लेसी ने गारंटी कितने की दी है, 22। तो मिनिमम लीज पेमेंट कितनी आ गई, 3 और 22,000। अब लेसर को कुछ भी एस्टिमेट हो रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, किसकी बुक के लिए, लेसी की बुक के लिए। इसने पूछा किसका हुआ है, लेसी का। और फाइनेंस चार्ज पूछा है हर साल का। तो किसकी पीवी निकालूं, 3 और 22,000। 15% का क्या है, पीवी फैक्टर है जो उसने दे भी रखा है। कौन सा क्वेश्चन है, 12th। तो ये तो निकाल लिया, 3 की पीवी 3, और उसके अलावा 22,000 इंटू 0.657 आ गया। तो ये कितना आ गया, 699,054। और फेयर वैल्यू कितने की है, 7 लाख। तो वो क्या आ गया, लोअर 6,999। और ये इस पर आ गया, तो ये लेसर का अकाउंट है। मैंने इधर आपको क्या सिखाया, बाय, जल्दी बताओ ना, असेट 699,054। फिर इस पे क्या लगता है, बाय इंटरेस्ट कितने का, 15%। तो वो ये वाली अमाउंट है 104। टू कैश कितने का हो गया, 3 लाख। अब 104,858 जुड़ गया और 3 लाख कट गया, तो नेट कितना कट गया, इसने एक कॉलम और बना लिया, 195। तो अब इसके अंदर से क्या घटा दिया इसने, 195। तो बैलेंस क्या बच गया, ये वाला। अब इस अकाउंट का बैलेंस यही बचेगा, ये वाला। ये क्या कहता है कि इसके अंदर कितना जोड़ोगे, 104, और हटाओगे कितना, 3 लाख। तो नेट कितना हट गया, 195। तो वो इसने किस में से हटा दिया, इसमें से। तो ये आ गया। तो ये वो अकाउंट ही है, बट कैसे बनाना, स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि उसने क्या पूछा, फाइनेंस चार्ज, ना कि लेसी का अकाउंट, लेसर का अकाउंट। ठीक है। और एंड में ये कितना बच जाएगा, 22,000 रेजिडियल वैल्यू के इक्विवेलेंट बच जाएगा। अब ये राउंडिंग ऑफ की वजह से क्या है, कम बचा। पक्का समझ में आ गया ना। अब बच्चों हमें किसकी अकाउंटिंग सीखनी है, लेसी की, लेसर की। लेसर क्या एंट्री है, लेसर को भी एक मिलेंगे। और 10,000 की गारंटी उसको किसने दे रखी है, लेसी ने। लेकिन वो तब भी और इधर उधर ट्राई तो करता ही रहेगा ना। ये मेरी एसेट है, ये मैंने इसको किस पर दे दी, लीज पर। इसने बोला कि लास्ट में 10,000 की मैं गारंटी देता हूं, लेकिन गारंटी दे रहा है तो पक्का एसेट मेरे को वापस क्या होगी, ट्रांसफर। लेकिन फिर भी फाइनेंस लीज क्यों है,
क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की किसके बराबर हो, ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के बराबर या बाकी वजह के साथ। जरूरी थोड़ी है हर बार इसकी हो, तो फाइनेंस लीज में लिखा भी था ना, इवेंचुअली ओनरशिप ट्रांसफर हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने ये बोला कि सोम तुम ले लोगे क्या लास्ट में, इसने बोला ले लूंगा। मैंने कहा कितने रुपए दोगे लास्ट में, आज ही बताओ, तो इसने बोला 15 दे देंगे। तो भले ही लेसी ने मुझे कितने की गारंटी दे रखी है, 10 की, मुझे थर्ड पार्टी ने कितनी गारंटी दे रखी है, 15 की, तो मेरी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, 15। मेरी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, 15। लेसी के लिए कितने से मतलब है, 10 से। और इसके अलावा तब भी मुझे एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी लग रही है, 17 है। कोई गारंटी ना भी दे तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत प्रूडेंट बेसिस पे गारंटी दे रहे हैं। तो अनगारंटीड कितना है, 2। या एक काम करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं मैं। तो पहले तो बताओ मेरी गारंटीड, चलो चलने दो, मेरी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 15। किसकी, मेरी मतलब लेसर की। और 2000 की क्या है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मैं इन सब की पीवी लूंगा, गारंटीड की भी और अनगारंटीड की। पहले कुछ टर्म समझ लेना, इतने को क्या बोलेंगे हम, एमएलपी। किसके हिसाब से, लेसर के हिसाब से। लेसर के हिसाब से, लेसर को किस गारंटी से मतलब है, लेसी की या थर्ड पार्टी की या दोनों के हायर की, दोनों के हायर की। लेसी ने 10 की दी है, थर्ड पार्टी ने 15 दी है, तो मैं 15 वाली कंसीडर करूंगा। तो इसको बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट, कितना तो मिल ही जाएगा। और फिर भी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 17, कि लास्ट में 17 बिकने के चांस है। तो 2000 को क्या बोलते हैं, अनगारंटीड, जिसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, जिसकी कोई क्या नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन क्या है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसको। और इसको एमएलपी को और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को जोड़ दें तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। ये सब वर्ड किसके काम के हैं, लेसी के या लेसर के, लेसर के। लेसी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है एमएलपी, लेसर के लिए क्या है, एमएलपी में क्या क्या आएगा, एग्रीड लीज रेंटल्स प्लस जीआरवी। कौन से वाली, लेसी की और थर्ड पार्टी की, विच एवर इज हायर, उतने को क्या बोलते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट। उसमें और क्या जोड़ दें, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं एग्जांपल लेता हूं, समझाना फटाफट से कि क्या क्या होगा, किसके लिए क्या क्या होगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू किसकी, लेसी की, थर्ड पार्टी की और यूजीआरवी। इस बार ये एक बार बताता हूं, 4000, 5000 और 1000। तो पहले तो बताओ लेसी कैसे रिकॉर्ड करेगा, 1 1 1 और 4000। लेसी को तो पता ही नहीं होगा ना कि लेसर को कहीं और से भी गारंटी मिली हुई है, तो ये तो इस पर करेगा। और इसको क्या बोलते हैं, एमएलपी। वो असेट किस पर रिकॉर्ड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू के लोअर पर। पक्का। अब लेसर बन के सोचो, लेसर किस पर कैसे करेगा, 1 1 1, उसको इस 4 से ज्यादा गारंटी कहीं और से मिल गई तो 5, इतने इतने को तो वो क्या बोलता है, मिनिमम लीज पेमेंट। इसमें और क्या जोड़ देता है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब की बार सीधा 1000 मैंने यूजीआरवी दे दी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 6000। गारंटीड 5 है तो एक्सपेक्टेड कितनी है, 6। अब इतने इतने को तो क्या बोलते हैं हम, एमएलपी। इसमें 1000 और जोड़ दे तो क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसके प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। इसकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। और लेसी, लेसर एसेट किस पर रिकॉर्ड करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट पर। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे इस एग्जांपल में आओ, देखो ये जो मैंने निकाला हुआ है ना, इसमें 2000 की पीवी जुड़ी हुई नहीं है, तो 2000 की पीवी भी जोड़ के जो अमाउंट आएगी उस पर वो क्या एंट्री डालेगा, इसने क्या डाली थी, असेट टू लेसर। ये क्या डालेगा, लीज रिसीवेबल टू असेट। इसका असेट का रिस्क रिवॉर्ड चला गया तो ये असेट हटा देगा, ठीक है। और लीज रिसीवेबल किससे, नेट इन्वेस्टमेंट से, मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। ये वर्ड मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इस वैल्यू के ऊपर क्या लगाएगा, इंटरेस्ट, और उधर क्या आता रहेगा, बाय कैश। तो ये इसकी उल्टी अकाउंटिंग हो जाएगी, इधर इंटरेस्ट खर्चा था, इधर इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि ये किस पर लाएगा, उसके अंदर साथ में क्या जुड़ा होगा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की पीवी भी जुड़ी हुई। पक्का समझ गए। तो ये किसकी अकाउंटिंग है, लेसर की। लेसर क्या करेगा, सब कुछ जोड़ के। अब इसका एक इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है, 3 4 बार, हम करते हैं फटाफट से। ये वाला, बीएनपी लिमिटेड अवेल्ड अ लीज फ्रॉम एनएनएल
बीएलपी ने किससे लीज ली? एनएल से। द कंडीशंस फॉर द लीज टर्म आर एज अंडर। लीज पीरियड कितना है? 3। और एसेट की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख की थी एसेट कॉस्ट उसकी, और 5 में से 3 साल के लिए लीज पर दे दी, तो इसने इसको बोला हुआ है कि क्या है? फाइनेंस लीज। प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी टर्मिनेशन पर, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है लास्ट में? 1 लाख। 3 साल का है, और आईआरआर कितनी है? 10%। 1 रुपए की तीसरे साल की पीवी इतनी है, और तीनों सालों का क्यूमुलेटिव फैक्टर इतना है। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ? लीज क्या नहीं दे रखी? एनुअल जो पेमेंट्स है वो नहीं दे रखी, वो आपसे निकलवा रहा है। कैसे निकलवा रहा है? वो कह रहा है फेयर वैल्यू क्या है एसेट की? 10 लाख। एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? 10 लाख। और 1-1 लाख कब देने? सॉरी, 1 लाख कब देना है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और 3 साल की लीज है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। अब पहले तो ये बताओ कि फाइनेंस लीज है या नहीं, और फिर क्या निकालो? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। एक बार आप फटाफट से क्वेश्चन समझना, क्या क्या दिया हुआ है फटाफट से बताओ। यूजीआरवी कितने की है? 1 लाख। अब आप बताओ फाइनेंस लीज का इंडिकेशन क्या होता है कि इन किरायों की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आती है? फेयर वैल्यू के। तो वो फेयर वैल्यू उसने दे रखी है कितने की? 10 लाख की। फेयर वैल्यू कितने की दे रखी है? 10 लाख। और कितने की इंस्टॉलमेंट है ये नहीं बताया, लेकिन इक्वल है ये बताया हुआ है, तो एक्स 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 मैंने मान ली। अब बताओ ये इंस्टॉलमेंट मुझे निकलवा के बताओ, मुझे डिराइव करके बताओ। तो पहला एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, इसकी पीवी कितनी आएगी? 0.909, 0.826.751। और जीआरवी दे ही नहीं रखी तो नील लग गया, बट यूजीआरवी दे रखी है कितने की? 1 लाख। तो इसकी भी 0.751। ये किसके बराबर बिठाना है मुझे? 10 लाख। तो ये 0.909x प्लस 0.826x प्लस 0.751x प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 75,100 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 10 लाख। समझ रहे हो क्या? तो 10 लाख माइनस 75,100, इनमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? x। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 0.909.826, तो वो फैक्टर रह जाएगा। उसको यहाँ पर क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। समझ रहे हो क्या? तो वो इसने आंसर में किया हुआ है, फटाफट से देखो। हाँ, पहले इसने क्या किया? 1 लाख का हटाया। अब उसने क्वेश्चन में 4 साल के दिए हुए थे, मैंने 0.751 से समझा दिया। तो 1 लाख की ये पीवी निकाली, वो 10 लाख में से क्या कर दी? माइनस, और उसको किससे डिवाइड कर दिया? तो एनुअल लीज पेमेंट निकाली है इसने, जो पूछी हुई। मतलब पूछा तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है, लेकिन वो निकाली है। समझ रहे हो क्या? तो अब एग्जाम के लिए सीधा, अब रिवीजन चल रहा है तो सीधा क्या याद रखना? 10 लाख में से क्या करो भाई, ये इक्वेशन है आपकी। तो इसमें 1 लाख वाला 1 लाख थोड़ी रहता है, पीवी पे आता है। माइनस करो 10 लाख में क्या? यूजीआरवी और जीआरवी दिया होता तो उसकी पीवी। तो जीआरवी दिया नहीं है तो नील मान लेंगे। तो 10 लाख में से क्या माइनस करो? 1 लाख की पीवी, और फैक्टर वही यूज कर, जैसे मैंने 0.751 लिखा है, उसने 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उसको माइनस कर दो, और डिवाइड में क्या कर दो? क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड। तो वो क्या आ जाएगा? एक्स। वो कितना है? एनुअल लीज पेमेंट कितना है वो? 371 371,911। तो अब इसको क्वेश्चन को वैसे बनाओ जैसे मैंने आपको समझाया, 911 एक बार, 2 बार, 3 बार। जीआरवी है ही नहीं, और यूजीआरवी कितनी थी? 1 लाख। यूजीआरवी कितनी थी? 1 लाख। अब ये कह रहा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? पहले क्या निकालो? मिनिमम लीज पेमेंट, वो यही है, एग्रीड रेंटल प्लस जीआरवी जो है ही नहीं। फिर क्या जोड़ दो उसमें? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो वो क्या आ जाता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वैल्यू से तो हमने बनाया है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू वापस क्या आएगी? यही तो आएगी भाई। इन्हीं को ये 3 बनाई कैसे था? 10 लाख को यूज करके ना। तो वापस प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी भाई इसका? अब तुम वापस इसका 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 पीवी निकालोगे तो क्या आएगा? 10 ही तो आएगा, क्योंकि ये 10 के बेसिस पे तो बनाया था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो ओवर द पीरियड ऑफ लीज बुक होती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। समझो एक बार, मान लो एक ही किस्त है कितने रुपए की? 110 की, और 10% क्या है? रेट है। तो 110 क्या है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? 100 आ जाएगा इसकी पीवी। 0.909 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 100।
तो इसके बीच में जो आया है वो क्या है, मैं एंट्री कैसे डालूंगा, लीज रिसीवेबल टू असेट, मैं तो लेसर हूं ना 100 से, और टू इंटरेस्ट 10, और बाय कैश कितना आ जाएगा 110। तो ये जो इसकी पीवी आती है वो क्या फिल्टर कर देती है, टोटल इंटरेस्ट को। तो ये इंटरेस्ट क्या है, पहले दिन क्या है, अनअर्न्ड, जो ओवर द पीरियड इंटरेस्ट में क्या होगा, बुक। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के अंतर को क्या बोलते हैं हम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो कब बुक होगी, ओवर द पीरियड। ये जो अपना एग्जांपल था ना, इन सब की, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और नेट इन्वेस्टमेंट का अंतर ही क्या होता है, आप देखो एक 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 और 10,000, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट का। तो इसमें तो ये गलत निकाली हुई है इसलिए मैं बता नहीं रहा, लेकिन इसके एग्जांपल से समझ लो कि इसकी पीवी निकाल दी तो क्या हो गया, इनका जो डिफरेंस है ना वो पता है क्या है, इस इंटरेस्ट का, इस इंटरेस्ट का और इस इंटरेस्ट का क्या आएगा, टोटल आएगा। कि किसी चीज की पीवी निकाल दो तो वो क्या बन जाता है, इंटरेस्ट हट जाता है उसमें से, पक्का। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले तो ये बताओ कि फाइनेंस लीज है या नहीं, और दूसरा क्या है, फाइनेंस लीज है या नहीं, और दूसरा क्या पूछा था, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल दी। फाइनेंस लीज के लिए कह रहे हैं दो पैरामीटर है, एक तो क्या है, 5 में से 3 साल के लिए दिया, इसलिए क्या है ये मेजर इकोनॉमिक लाइफ को क्या कर रहा है, कवर। और दूसरा क्या बोल रहा है कि फेयर वैल्यू है 10 लाख, और उनकी पीवी निकालें, किनकी, मिनिमम लीज पेमेंट की। मिनिमम लीज पेमेंट की पीवी निकाले तो ये आएगी, वो 37 कुछ निकाला था ना, उनकी पीवी निकाले तो सर वो तो एग्जैक्टली 10 लाख आएगी। नहीं, मिनिमम लीज पेमेंट में क्या नहीं जुड़ा हुआ, अनगारंटीड रेजिडियल वैल्यू। 10 लाख तो किसके साथ है, अनगारंटीड रेजिडियल वैल्यू। और इसलिए मैंने बोला था कि मिनिमम लीज पेमेंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा। फाइनेंस और इकोनॉमिक, फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, उसके लिए शर्त क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसकी, मिनिमम लीज पेमेंट की। कहां गया, इसी में ही है ना, डी पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसका, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, अनगारंटीड इसमें इंक्लूड नहीं होता। अभी देखो मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है, ये रहा मिनिमम लीज पेमेंट। जो मुझे एग्रीड रेंटल देने हैं वो तो थे ही थे, और लेसर के लिए क्या था मिनिमम लीज पेमेंट में, रेजिडियल वैल्यू। और लेसी के लिए क्या था, रेजिडियल वैल्यू किसकी, लेसी की या थर्ड पार्टी की, जो भी क्या है हायर है, दोनों को कंसीडर करके। तो जो भी उसके लिए क्या है हायर है, और वो थर्ड पार्टी ऐसे नहीं होनी चाहिए मेरे जैसी कि चलो 2 करोड़ में मैं खरीद लूंगा, बकवास कर दी। फाइनेंशियली कैपेबल टू मीट इट्स गारंटी होनी चाहिए, पक्का। अब हम किस पर आएंगे बच्चों, इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पर कुछ फटाफट से आओ। एनुअल लीज पेमेंट कितने की है, 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लीज पीरियड कितना है, 5 साल। जीआरवी कितने की है, 25। अनगारंटीड, ये सिर्फ किसके काम की होती है, लेसर के। फेयर वैल्यू कितने की है, 2 लाख। अब ये पहले कह रहा है इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करके बताओ। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग किससे करनी होती है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। तो आपको क्या देखना होगा, ये सारे पैसे कितना, लेसर को क्या इंटरेस्ट बन रहा है, 50,000 आ जाएगा, प्लस आगे कितना हो रहेगा उसको, 25,000 और 15,000। आगे और क्या मिलेगा, 25,000 प्लस 15,000। वो किस रेट से, उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इसमें, 2 लाख। वो किस रेट से क्या बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। तो ये आपने एफएम में जो निकाला है ना आईआरआर, वो ही है ये। एफएम में जो क्या निकाला है, आईआरआर। तो आप कैसे करते हो, 2 रेट से लेते हो, एक इसने 10% से लगाया, फिर दूसरा किससे लगाया, 14% से। और फॉर्मूला क्या होगा, लोअर रेट प्लस डिफरेंस ऑफ रेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ पीवी। पहले क्या लिखोगे, लोअर रेट प्लस डिफरेंस ऑफ रेट माइनस डिफरेंस ऑफ पीवी। और फिर ये क्या लिखोगे, लोअर रेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, लोअर रेट वैल्यू, और माइनस क्या कर दोगे, जो उसने जितनी फेयर वैल्यू है, तो उससे क्या आ जाएगी, आईआरआर। इस रेट से हम क्या कर रहे थे, डिस्काउंटिंग, पक्का। समझ गए ना, आईआरआर क्या होता है कि उसको कितनी रिटर्न बैठ रही है। आईआरआर यही तो होता है कि एक प्रोजेक्ट में इतने रुपए मुझे मिल जाएंगे, फिर ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, ये तीनों सारे कौन से हैं, 5वें साल के।
तो अब लेसर को जो आईआरआर मिल रही है उसके हिसाब से क्या करनी होती है, उस रेट से डिस्काउंटिंग करनी होती है। अब एनुअल लीज पेमेंट कितना है, 50,000 5 सालों तक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 25। अनगारंटीड कितनी है, 15। फेयर वैल्यू कितने की है, 2 लाख। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 12.6। वो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लेसी की अकाउंटिंग। असेट टू लेसर किसकी बुक में होगा, लेसी की अकाउंटिंग में। तो आप इसको क्या करोगे, इसमें लेसी की अकाउंटिंग करते समय क्या नहीं लोगे, यूजीआरवी। तो वो कितनी आ गई, 191,500 और 2 लाख, इन दोनों का लोअर। इन दोनों के लोअर पर क्या करोगे, लिखोगे। लेसी की अकाउंटिंग पूछेगा तो क्या नहीं लोगे, यूजीआरवी नहीं लोगे। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2, फाइनेंस चार्ज निकालो। ये वही है, वो बनाया था ना अकाउंट, आराम से हो जाएगा, कर लोगे क्या। और फाइनेंस चार्ज ईयर एंड में पीएनएल में चला जाएगा, डेप भी वो लगाएगा। अब सपोज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पता नहीं है और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितनी है, 10%। क्या कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और इस वजह से हम आईआरआर नहीं निकाल सकते। भाई हमें क्या पता, ना आइडिया लगे 5 साल बाद एसेट कितने की बिकेगी। तो फिर अगर ये क्या नहीं पता लगती, आईआरआर नहीं पता लगती, तो आप किस पर लो, अपनी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पर। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है, अगर लेसी अलग से किसी और से उधार लेता तो कितने रुपए पर मिलता। तो वही 50-50-50 अकाउंटिंग लेसी की चल रही है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से कितनी आ गई, ज्यादा। और फेयर वैल्यू कितने की आ गई, 2 लाख। तो अब की बार मुझे किस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 2 लाख पे। अब की बार मुझे किस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 2 लाख पे, ना कि 2,05,000 पे। अब सुनो, अगर मैंने 110 रुपए को 10% से डिस्काउंट करवाया और ये आ गया 100, तो मेरा अकाउंट आगे बढ़ जाएगा, असेट टू लेसर 100, इंटरेस्ट कितना 10 और कैश कितना आ जाएगा 110, पूरा हो जाएगा मैच। लेकिन मान लो फेयर वैल्यू कितने की हो, 90 की हो। असेट की फेयर वैल्यू कितने की हो, 90। तो तब तो आपको असेट तो 90 पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब इस पे 10% इंटरेस्ट लगाओगे तो मैच ही नहीं हो सकता। तो जब भी असेट की फेयर वैल्यू क्या आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए, जबकि जब भी क्या फेयर वैल्यू कम आ जाए तो क्या होगा, ये वापस सेट नहीं बैठेगा आगे। जब भी एसेट की फेयर वैल्यू कम आ रही है तो आप तो एसेट किस पर रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पर। तो ये आगे सेट नहीं बैठेगा, तो आपको फिर से क्या निकालनी पड़ेगी, आईआरआर। जैसे इसने क्या बोला, 10% है, कितनी है 10%। अभी तक सभी क्वेश्चंस में क्या था, फेयर वैल्यू ज्यादा आ रही थी। तो पीवी अगर 205 है तो इंटरेस्ट भी वापस किस पर लगाओगे, 205 पर ही लगाओगे, तभी ये कैश फ्लो क्या होंगे, सेट बैठेंगे। तो अब आप तो 205 पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, आप तो एसेट ही किस पर लगा रहे हो, 2 लाख पर। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये वाले कैश फ्लो किस रेट से क्या बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे, और उस रेट से निकालना पड़ेगा, उस रेट से निकालना पड़ेगा। तो वो वापस से वही रेट वैसे निकलेगा आईआरआर करके, पक्का। तो अब लेसी की अकाउंटिंग क्या है, सुनो, कि अगर आपने 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 10,000 मान लो जीआरवी है, आपने इसकी पीवी निकाली 10% से, कितनी आ गई, मान लो 2,50,000, और फेयर वैल्यू कितनी है 3 लाख। तब तो आपको 2,50,000 से शुरू हो जाओ और इंटरेस्ट भी किससे लगा लो, 10% से। बट फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, 240। तो असेट तो आपको असेट टू लेसर तो कितने से करना पड़ेगा, 240। तो 240 से फिर ये वापस 10% बढ़ाओगे तो ये बैठेंगे नहीं। तो आपको 240 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10,000 किस रेट से क्या बन जाते हैं, 240। वो निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, आगे अकाउंट बनाना पड़ेगा या फाइनेंस चार्ज निकालने पड़ेगा, पक्का। अब ये इलिस्ट्रेशन 1 आराम से हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। 2 भी हो जाएगा। अब हमें सीधा कौन सा स्टार्ट करना है, ऑपरेटिंग लीज, अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बिल्कुल बच्चों क्या है, नॉर्मल सी है। ये एग्जांपल 2-3 बार आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सपोज आउटपुट फ्रॉम मशीन टेकन ऑन 3 इयर्स ऑपरेटिंग लीज। एक मशीन ऑपरेटिंग लीज पर ली 3 साल के लिए और उसका आउटपुट कितना है, 10,000 20,000 50,000। पहले बताओ, ऑपरेटिंग लीज में मेरे को किराए की एंट्री डालनी है ना कि किसकी करनी है, एसेट रिकॉर्ड करनी है। एसेट टू लेसर प्रेजेंट वैल्यू कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल से 10 20 और 50। और एनुअल लीज पेमेंट कितने हैं, 25 45 और 50। 25 45 और 50 कितना हो गया टोटल, 1,20,000। तो 1,20 देने हैं और आउटपुट कितना है, 10 20 और 50। तो टोटल लीज पेमेंट कितना है, 1,20।
शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, 15, 30 और 75 के रेशो में। पक्का? तो मेरे को किराया देना है 1,20,000। अब वो कैसे भी मांग रहा है, लेकिन मैं किस रेशो में करूं? जिस रेशो में मैं उस मशीन से क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट। मैंने एक कार ले ली, वो किराया कैसे भी मांगे, मैं किस रेशो में उसके किराए खर्चा बुक करूं? जिस रेशो में मैं कार चला रहा हूं। उसने मान लो पहले दिन ही मान लिया 100 रुपए और अगले 3 साल के लिए है, तो मैं 3 सालों में बुक करूंगा ना। और किस रेशो में करूं? अगर कुछ नहीं दिया तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो कोई रेशो दे दे कि पहले साल इतने किलोमीटर चलेगी, दूसरे साल इतने। तो टोटल किराया भरना है मुझे कितना? 1,20,000। उसको किस रेशो में बांट दिया मैंने? 10, 20 और 50। वो कितना आ गया? 15, 30 और, तो पहले साल एक्सपेंस कितना बुक करना है मुझे? 15। बट मुझे देना कितना पड़ेगा उसको? 25। तो बाकी एक तरह से क्या हो गया? एडवांस 15,000 और देना कितना पड़ेगा? 25। तो 10,000 रुपए एक तरह से प्रीपेड रेंट हो गया। ठीक है। अगले साल मुझे देना कितना है उसको? 45। और खर्चा कितना बुक करना है? 30। तो खर्चा तो मैं बुक कर दूंगा कितना? उसने एंट्री डाली नहीं अगले साल की, तीनों साल की करता हूं मैं। फटाफट से बताओ। पहले तो बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट किस तरह से हो गया? ट्रू से, आउटपुट के रेशो में 15, 30 और 75। ये किस रेशो में निकाले हैं मैंने? 10, 20 और 50 के रेटो। तो रेंट का एक्सपेंस पहले साल 15, दूसरे साल 30 और तीसरे साल 75। और कैश किसके हिसाब से देनी पड़ेगी? एग्रीमेंट के हिसाब से, 25, 45 और 50। तो कैश तो कैसे देनी है? जितने उसने किराएदार ने मांगे हैं, 25, 45 और 50। तो अब पहले साल कैश कितनी चलेगी एक्स्ट्रा? 10। तो प्रीपेड रेंट, जिसको ये क्या बोल देते हैं, लीज इक्विलाइजेशन। अगले साल फिर कितनी एक्स्ट्रा चलेगी? 15। तो अब अगले साल पक्का कम जाएगी, 10 और 15, 25। अब 25 का प्रीपेड रेंट यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म, क्रेडिट भी हो जाएगा। तो रेंट डेबिट कर देना कितने से? जो आउटपुट के रेशो में आ रहा है। कैश जो एग्रीमेंट के हिसाब से देना पड़ रहा है, कम ज्यादा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, जो लास्ट में अपने आप क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को क्या वर्ड लिखता है? लीज इक्वलाइजेशन। पक्का? बोलो। अब इसने सीधा बैंक नहीं किया, पहले लेसर कर दिया, फिर लेसर डेबिट करके टू कैश कर दिया। पक्का? क्या ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल था ही नहीं, वो ये वाला एग्जाम्पल था। सपोज आउटपुट फ्रॉम अ मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कितने की है? 6 साल की इकोनॉमिक लाइफ है। आउटपुट कितना है हर साल? 10, 20, 30, 40, 20, 5। अभी मैं 3 साल के लिए दे रहा हूं, 6 के 6 के लिए दे देता तो फिर ऑपरेटिंग लीज भी नहीं रहती। ठीक है। और मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी आई है? 5 लाख। मुझे उस पर कमाना कितना है? 20% एक्स्ट्रा। मैंने एक मशीन खरीदी 5 लाख पर, किराए के थ्रू मुझे कितना एक्स्ट्रा कमाना है? 1 लाख एक्स्ट्रा। 5 लाख प्लस 20% मार्जिन कमाना है। तो मुझे कितने रुपए का किराया आ जाए? 6 लाख, तो मैं राजी। और 6 लाख रुपए का किराया कितनी यूनिट से आएगा? 6 सालों की यूनिट से। तो ये 6 सालों की यूनिट का टोटल है। तो कोई भी लीज पर ले जाओ, 1 साल के लिए ले जाओ, 2 साल के लिए ले जाओ, मेरे को पर यूनिट किराया ये दे दो। मुझे 6 लाख चाहिए और टोटल यूनिट कितनी बनानी है मैंने? 1,25। भाई 6 लाख रुपए किराया चाहिए, 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है, 20% प्रॉफिट भी कमाऊंगा, 1,25 यूनिट बनेगी इस मशीन से, तो पर यूनिट किराया ये चाहिए। अब तुम कितने साल के लिए आए हो मेरे पास? 3 साल के लिए। तो तुमसे किराया के 6 का मान लूंगा? नहीं, तुमसे तो पहले 3 साल का ही मांगूंगा। कितना आ गया? 60,000। तो ये कितना आ गया? 2.88। मैं तुमसे कितना किराया मांगूंगा? 2.88। और एनुअल लीज रेंटल कितना है? 3 सालों के लिए दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें इक्वल किराया बता के चला गया कि मुझे हर साल कितना दे देना? 96,000। पक्का? लेकिन मैं इनकम कैसे बुक करूंगा? तुम मुझे कितना किराया दोगे? 288 ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और पर एनम कितना दोगे? 96। अब मैं अपनी इनकम कैसे बुक करूंगा? पहले 3 साल के इनकम कैसे बुक करूंगा? 3 सालों के आउटपुट के रेशो में। तो ये 288 को किस रेशो में बांटा हुआ है? 10, 20 और 30 के रेशो में। पक्का? समझ गए क्या? तो पहले तो मैंने मशीन खरीदी, मशीन मेरी बुक में ही रहेगी ना, चाहेगी थोड़ी। तो मशीन टू परचेज कर दिया इसने, मशीन टू बैंक। उसके बाद तुमसे कितने किराए मांग रहा हूं मैं हर साल? 96।
बट इनकम कितनी बुक करनी है मुझे, सिर्फ 48। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, अरे इनकम ये वाला है, और लीज इक्वलाइजेशन क्या हो गया, एक तरह से एडवांस आ गया। अगली बार फिर से तुम ये बैंक में आ गया, पक्का बैंक में आ गया ये पैसा, लेसी से रुपए ले लिए, और फिर इसको इनकम को पीएनएल में भेज दिया, डैप लगा दिया मैंने, किस रेशो में, आउटपुट के रेशो में। मशीन मेरे पास है, मशीन पर डैप किस रेशो में आएगा, पहले मुझे इनकम की एंट्री बता दो, मशीन डैप पर आता हूं मैं, इनकम की एंट्री बताओ फटाफट से। पहले साल में कितनी बैंक डेबिट कितना आएगा हर साल, 96 96 96। टू इनकम कितनी बुक करनी है, ये बैंक की बजाय पहले क्या लिखता है, लेसी, और फिर क्या लिखता है बैंक, 48 96 144, 48 96 144। तो यहां मेरे को कम किराया एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं उसको क्या बोल दूं, एडवांस। आगे कुछ नहीं आया, बराबर बराबर हो गया। और इस साल ये एडवांस क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि इनकम कितनी आ जाएगी ये, तो इधर बैंक में तो कम आएगा, इनकम क्या आएगी ज्यादा, रेंट इनकम ज्यादा बुक करनी है, तो एडवांस क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये तो मेरी इनकम की बात होगी। अब मैं डैप कितने सालों के हिसाब से लगाऊंगा, पूरे साल के हिसाब से। भाई 3 साल के लिए तुम ले गए, आगे क्या होगा, कोई और लेके जाएगा तुम्हारा भाई, पक्का। तो डैप मैं किस हिसाब से नहीं लगाऊंगा, इन 3 साल के हिसाब से नहीं लगाऊंगा, डैप मैं किसके हिसाब से लगाऊंगा, 10,000 20,000 30,000 40,000 20,000 और 5,000 के रेशो में। और डैप किस पर लगाऊंगा, 5 पे, 6 पर नहीं, डैप किस पर लगाऊंगा, 5 पर। असेट की कॉस्ट तो 5 लाख ही है ना मेरी, असेट मेरी बुक में ही है, ऑपरेटिंग लीज में असेट मेरी बुक में ही है, तो डैप भी तो मेरी बुक में आएगा। तो पहले साल का डैप कैसे आएगा, उन 6 से डिवाइड किया, 6 के टोटल से, और मल्टीप्लाई किससे किया, फर्स्ट ईयर से। अब फटाफट से बताओ इनकम कैसे बनाओगे, पहले 3 सालों की इनकम कैसे चार्ज करोगे, फटाफट से बताओ। 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख चाहिए, 6 के 6 सालों की यूनिट, यहाँ किससे डिवाइड किया हुआ है, 6 की 6 सालों की यूनिट, और पहले 3 सालों की यूनिट से, ये टोटल इनकम है 3 साल की, और डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे, 6 की 6 सालों की यूनिट, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 सालों की। ये आ गया टोटल 3 साल की इनकम, और उसको इक्वल स्प्रेड कर दिया कि इक्वल लेना है मुझे किराया, ठीक। अब इनकम का किराया इक्वल लेना है, लेकिन इनकम को बुक कैसे करना है, पहले 3 सालों के आउटपुट के रेशो में। तो जो कम ज्यादा आएगा वो क्या आएगा, इनकम को बुक करना है पहले 3 साल के आउटपुट के रेशो में, और बाकी बैंक में क्या आएगा पूरा, तो बाकी क्या आ जाएगा, वो लीज इक्वलाइजेशन, जिसको मैंने एडवांस बोल दिया, आप लीज इक्वलाइजेशन लिख देना। अब आती है बात डैप की, तो डैप को किस रेशो में बांटना है, टोटल के रेशो में। तो टोटल कहाँ का काम आया, एक तो पहले 3 सालों के किराए निकालने में, और दूसरा डैप के रेशो में, पक्का। हाँ बच्चों, अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल एंड लीज बैक, या इसे का आपका क्या है, इलिस्ट्रेशन 3। पहले बताओ सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है। पहले मैंने आपको सेल करी और वापस आपसे क्या ले ली, ऑपरेटिंग लीज पर वापस ले ली। इसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें एसेट बेची और वापस क्या ले ली, लीज पर। मेरे को रुपए की जरूरत थी, बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत थी, तो मैंने एसेट तुम्हें बेच दी, लेकिन मेरी कोचिंग यहीं चलती है, तो मैंने आपसे वापस क्या ले ली, लीज पर। इसको क्या बोलते हैं, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। तो जनरली तो ये ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट है, पहले सेल की एंट्री कर लो, फिर क्या है, ऑपरेटिंग लीज की एंट्री कर लो किराए की। लेकिन होता क्या है, जैसे मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे कितने की रुपए की जरूरत है, 50 लाख, और मेरी एसेट की वैल्यू कितनी है, 48 लाख से। तो मैंने इसको सक्षम को बोला कि तुम मुझे जानते हो ना, एक बार 2 लाख रुपए क्या दे दो ऊपर। तो ये कहेगा जानने से 2 लाख रुपए ऊपर दे दूंगा क्या। मैं कहा एक काम करो, अभी तुम मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा दे दो, 2 लाख रुपए मुझे क्या दे दो एक्स्ट्रा, बाद में किराए जब मैं दूंगा तो तुम 2 लाख एक्स्ट्रा लेना, किराए थोड़े बढ़ा के ले लो। भाई 48 के तुम अभी कितने दे रहे हो, 50। तो आगे क्या करना, तुमने 2 लाख का घाटा खाया, मेरे 2 लाख एक्स्ट्रा आ गए, तो जब मैं आगे किराए दूंगा तो आप 2 लाख रुपए मुझसे क्या लेना एक्स्ट्रा। या उल्टा हो सकता है, मेरी एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 50 लाख, मुझे रुपए की जरूरत कितनी है, 40 लाख की। मुझे रुपए की जरूरत कितनी है, 40 लाख की है। भाई एसेट की फेयर वैल्यू 50 है, लेकिन रुपए की जरूरत 40 है, तो मैं कितने में बेचूंगा, 50 में। जरूरत नहीं है तो क्या क्या फ्री में दे दूंगा, बेचूंगा तो 50 में। जरूरत नहीं है 40, मतलब रुपए की जरूरत 40 की है, लेकिन एसेट की कीमत कितनी है, 50। सक्षम कहता है सर मेरे पास अरेंजमेंट है 45 लाख का। तो मैं कहा भैया 50 तो देने पड़ेंगे। तो इसने क्या बोला कि ठीक है सर, एक बार आप 45 ले लो, आपका काम चल जाएगा। आपने मुझसे क्या लिया है, कम रुपए लिए है ना, तो आप आगे किराए भी क्या दे देना, कम। तो जब ये इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तब इनको अलग करके सही करना पड़ेगा। इसलिए सेल एंड ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग है। अगर 50 की चीज 50 पे बिके तो बिल्कुल क्या है, आराम से। ठीक है, अब ये एस क्या बोलता है, ये का ये क्वेश्चन है, मैंने इसके केस बना रखे हैं, आप पढ़ लेना। WDV का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू, और सेल प्राइस दिया हुआ है ऊपर 50 लाख, और नीचे क्वेश्चन में भी वापस से क्या दिया हुआ है,
50 लाख। तो अब ये ऊपर वाला 50 लाख ही रहेगा जिन जिन केस में सेल प्राइस नहीं दिया, तो इसमें कितना होगा 50। लेकिन यहाँ ये सेल प्राइस चेंज कर रहा है, तो इन केस में ये सेल प्राइस 50 लाख नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। ये अलग अलग केस है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा आ रही है उसकी फेयर वैल्यू से, तो पहले इंपेयरमेंट लॉस डाल दो। किसी भी केस में अगर कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा आ रही है फेयर वैल्यू से, तो पहले क्या डाल दो इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट कितनी है 40, हर केस में वही है। फेयर वैल्यू कितनी है 50, तो लॉस है या नहीं, नहीं है। फेयर वैल्यू तो ज्यादा है ना, 40 पे ही आ रही है बुक वैल्यू। इसमें भी ज्यादा है, ओहो इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। फेयर वैल्यू ज्यादा 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 ज्यादा, किसमें कम है बोलो, इस वाले केस में। इस वाले केस में फेयर वैल्यू 35 की है और असेट कितने की आ रही है 40 की। ये उड़ गए यार, इधर कितना है सेकंड केस 40, और इधर कितना है ई केस में फेयर वैल्यू। तो ये 40 से किस केस में कम है, सब में ज्यादा है। इधर ये 40 ही है ना पक्का, बी केस में 60 है क्या। तो सिर्फ लास्ट वाले केस में क्या है, मेरी एसेट क्या हो रही है ज्यादा पर आ रही है, तो पहले तो उसको किस पर ले आओ, तो पी एंडल लिख रहा है ये सीधा, ठीक है। इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट वर्ड यूज नहीं करता, क्या करता है पी एंडल टू लॉस, कितने का 5 का। अब आप नॉर्मल सेल की एंट्री डालो। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको कम करके सिर्फ एक रूल बना दिया। सबसे पहला काम क्या करो, अगर लॉस है तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा चल रही है तो वो बुक करो, ए बी सी डी किसी में नहीं है। उसके बाद में हर केस में क्या डाल दो एंट्री। एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट किससे आएगी कैरिंग अमाउंट से, WDV से। और बैंक में क्या आएगा सेल प्राइस। तो फर्स्ट केस में बताओ बैंक में कितना आएगा 50, सेकंड केस में 50, थर्ड केस में 38, फोर्थ केस में 50, फिफ्थ केस में 50। असेट कितनी आएगी, कैरिंग अमाउंट कितनी है 40, 40, 40, 40, 40। इस केस में कितनी आएगी 35, क्योंकि असेट आपने पी एंडल टू लॉस नहीं था ये नालायक, पी एंडल टू क्या था असेट था ना 5। तो ये 5 असेट कितने की रहेगी अब 35। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर इंपेयर कोई कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा चल रही है फेयर वैल्यू से, तो पहले उसको किस पर ले आओ फेयर वैल्यू पे, वो सिर्फ लास्ट केस में। उसके बाद में नॉर्मल एंट्री डालते हो तो बैंक में क्या लिखते हो सेल प्राइस, और टू में क्या लिखते हो असेट। अब अगर प्रॉफिट आ रहा है ना तो चेक करो ध्यान से, अगर क्या आ रहा है प्रॉफिट, तो क्या चेक करो कहीं अनरीजनेबल प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। अनरीजनेबल का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू से कहीं ऊपर का प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। देखो इसमें फेयर वैल्यू कितने की है 50, और बेचा भी सही सही प्राइस पर है, तब ये प्रॉफिट बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का 10 का, पक्का। इस मैं बताओ मुझे फेयर वैल्यू से ऊपर किस में है सेल प्राइस, इसमें और इसमें। फेयर वैल्यू से ऊपर किस में है सेल प्राइस, तो बताओ 40 रुपए तक का प्रॉफिट तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा में क्यों बेची है मैंने, क्योंकि पक्का ये मुझे ज्यादा क्यों दे रहा है भाई, चीज कितने की है 40 की, ये मुझे 50 क्यों दे रहा है, क्योंकि अब आगे किराया ज्यादा लेगा, तो ये अभी क्या नहीं है इनकम नहीं मानेंगे इसको। क्या देखो अभी ये मुझे सेल प्राइस ज्यादा दे रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और आगे ये मेरे से क्या लेगा रेंट ज्यादा लेगा, तो मेरा प्रॉफिट फालतू में ही कम हो जाएगा। अभी ये मुझे सेल प्राइस ज्यादा दे रहा है, तो आगे मुझसे रेंट भी तो क्या लेगा ज्यादा। तो मैं इस ज्यादा वाले प्रॉफिट को क्या कर दूंगा डेफर, इस ज्यादा वाले प्रॉफिट को क्या कर दूंगा डेफर। और आगे जब मैं ज्यादा किराया भर रहा हूँ तो इसको अभी मैं प्रॉफिट पूरा बुक नहीं करूंगा, सही तक का सही प्रॉफिट तो मैं क्या कर लूंगा P&L में, एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट मैं डेफर कर दूंगा, और उस डेफर गेन को बाद में P&L में भेजूंगा जब मैं किराया क्या भर रहा हूँ ज्यादा। उस डेफर्ड गेन को मैं बाद में P&L में भेजूंगा जब मैं किराया क्या भर रहा हूँ ज्यादा। एक नॉर्मल सा समझो, मेरे को इसने दिए कैरिंग अमाउंट कितने की एसेट की 40, इसने मुझे दिए 50 रुपए की फेयर वैल्यू है, इसने मुझे कितने दिए 60। तो 10 रुपए तक का तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, एक्स्ट्रा वाला मैं क्या करूंगा
तो फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट बुक कर लो। जिन भी एंट्रीज में प्रॉफिट आ रहा है उनमें फेयर वैल्यू तक का तो बुक कर लो, एक्स्ट्रा वाला क्या करो, डेफर, और वो कब करो, ओवर द पीरियड। फेयर वैल्यू से ऊपर वाला प्रॉफिट बुक नहीं होना चाहिए, आगे लीस्ट टर्म में होना चाहिए। तो इनमें बताओ, पहली एंट्री में तो फेयर वैल्यू से ऊपर आ रहा है, सही रेट पर ही बेचा है, सही रेट पे। दूसरे में तो मैंने फेयर वैल्यू से क्या बेचा है, कम पे बेचा है, एक बार इसको बाद में देख लेंगे। इसमें भी फेयर वैल्यू से किस पर बेचा है, कम पर। इसमें फेयर वैल्यू से ज्यादा पर बेचा है, फेयर वैल्यू 40 थी, तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, डेफर्ड। डी केस में एंट्री वापस से लिखता हूं मैं, डी केस में बैंक में कितने आए, 50, असेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 40, तो ये 10 का 10 का प्रॉफिट क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या होगा, डेफर्ड गेन, जो कब बुक होगा, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। इस केस में बताओ, बैंक में कितने आए, ई केस में 50, असेट कितने से कटेगी, 40, अब सही सही प्रॉफिट कितना है, 6, 46 तक का, और 4 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, डेफर्ड। 4 रुपए तक का प्रॉफिट क्या होगा, डेफर्ड गेन। पहले आपको क्या करना है, फटाफट से बताओ, अगर कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा चल रही है, फेयर वैल्यू से, तो पहले तो लॉस बुक कर दो। अगर वो नहीं है तो अगली एंट्री क्या करो, बैंक में सेल प्राइस, और टू एसेट में कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीवी, अगर आपने राइट ऑफ किया है तो राइट ऑफ होने के बाद वाली। और फिर क्या करो, प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस वाले केस अलग कर लेना, वो बाद में करेंगे, पहले कौन से ढूंढ लो, प्रॉफिट वाले। तो फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट तो पीएनएल में डाल दो, उससे ऊपर का प्रॉफिट क्या करो, डेफर करो, और नोट में डाल देना कि ये किसके साथ बुक होगा, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, कि जब जब मैं किराया ज्यादा दे रहा हूँ तब ये प्रॉफिट बुक होगा। अब इस केस पे आओ, इसमें भी तो फेयर वैल्यू से ऊपर बेचा है, तो पहले तो 5 का लॉस तो इमीडिएटली बुक होगा, इसमें थ्योरी में लिखा हुआ आंसर में, तो क्या लिखा होगा, 5 का लॉस तो इमीडिएटली बुक होगा। अब इस केस में एंट्री बताओ, इस केस में बैंक में कितना लिखूंगा मैं, बोलो ना, 39, असेट की अब कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 35, और ये सारा का सारा ही क्या है, एक्स्ट्रा ही आ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, डेफर। पक्का। तो स्टेप 1 फटाफट से, थोड़ा स्लो चला रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। स्टेप 1 क्या करना है, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से तो लॉस, कम है तो कोई मतलब नहीं है, फेयर सॉरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, फेयर वैल्यू से, तो लॉस बुक करो। उसके बाद में अगली एंट्री क्या लिखो, बैंक टू असेट, असेट कितने से, कैरिंग अमाउंट से। अगर आपने पहली एंट्री में लॉस बुक किया है तो उस लॉस को चार्ज करने के बाद, अदरवाइज जो वो ही। बैंक में क्या लिख दो, सेल प्राइस, इधर कितना लिख दो, कैरिंग अमाउंट। अब जैसे ये 40 है, बैंक में कितने में बेची है, 60, अब मान लो 55 इसकी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू कितनी है, 55, तो कितना पीएनएल बुक कर लो, 15, और बाकी क्या कर लो, डेफर्ड पीएनएल कितने का, 5। ये किन में कर लो, जिन एंट्रीज में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट किससे ऊपर का बुक करना नहीं है, फेयर वैल्यू से। अब इस केस में आओ, अब इन दोनों के कौन से हो गए हमारे, ए हो गया ना, ए में क्या लिखोगे, 10 का 10 का प्रॉफिट इमीडिएटली बुक, बी और सी हमने नहीं किए। डी में क्या लिखोगे, 10 का 10 का प्रॉफिट डेफर। सी में क्या, सॉरी डी में, ई में क्या लिखोगे, 6 का प्रॉफिट इमीडिएटली बुक हो जाएगा, और 4 का क्या होगा, डेफर। इसमें क्या लिखोगे, पहले 5 का लॉस इमीडिएटली बुक, और फिर 4 का गेन, डेफर। अब कौन से केस रह गए, बी और सी। इसकी एंट्री बनाओ, बैंक में कितना आएगा, 50, असेट कितने से आएगी, 40, और बताओ, अब इसमें बैंक में आया 50, असेट कितने की आ गई, 40। यहां फेयर वैल्यू से क्या बेचा है, कम पे बेचा है, बट एंट्री में क्या नहीं आ रहा, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा। मैंने एक्चुअल में, मैं इसको कितने में बेचना चाहिए था मुझे, बोलो 60 में, लेकिन मैंने 50 में बेचा है, तो एंट्री में ही क्या नहीं आ रहा, लॉस नहीं आ रहा, तो प्रॉफिट सीधा सीधा बुक कर दो। जिन जिन केसेस में फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है वो अलग डील कर लिया हमने, सॉरी सी नहीं, डी, ई और एफ, इनमें ज्यादा पे बेचा है। अब जिनमें कम पे बेचा है, तो पहले क्या देखो कि क्या एंट्री में क्या आ रहा है, प्रॉफिट, तो आने दो। अब इस केस में एंट्री में भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, एंट्री में भी क्या आ रहा है, लॉस। बैंक में कितना आएगा, 38, असेट कितने से जाएगी, 40 से। अब एंट्री में क्या आ रहा है, लॉस। एक बार मैंने इधर लिख दिया लॉस 2 रुपए का, बताओ अब इसने मुझे फेयर वैल्यू से कम क्यों दिया, 45 के 38 मैंने क्यों लिए होंगे, क्योंकि अभी इसने मेरे को 45 के क्या दिए, 38, तो अभी ये कम दे रहा है, तो आगे मैं किराया भी हो सकता है क्या दूं, कम। तो मैं इस लॉस को अभी क्या कर दूं, डेफर, और आगे जब कम किराए आ रहे होंगे, किराए मेरे पीएनएल में खर्चा कम जाएगा, उस समय इस लॉस को क्या कर दूंगा, राइट ऑफ। लेकिन लॉस डेफर करते समय मेरे को क्या है,
दिक्कत होती है। मैं प्रूडेंट आदमी हूं, लॉस डेफर करने में क्या मतलब है, दिक्कत होती है। तो ये कहता है कि आप डेफर तो कर दो, लेकिन चेक करो कि क्या वास्तव में किराए कम दिए हैं या आपने इसने मजबूरी का फायदा उठाया। भाई मेरे को जरूरी था, बहुत ज्यादा जल्दी था, मेरे दिल में छेद था, मेरे बच्चे की शादी थी, कुछ भी था, इस वजह से क्या है, मैंने हो सकता है फेयर वैल्यू से क्या बेचा हो, सस्ता। गेन आ रहा है तो ये कहता है पक्का ही डेफर करो फेयर वैल्यू से ऊपर का। लेकिन लॉस आ रहा है फेयर वैल्यू से कम के पर बेचने की वजह से, तो आप डेफर तभी करो जब क्या हो, साफ साफ बताओ कि ये कंपनसेट होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इमीडिएटली पीएनएल में, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कंपनसेटेड। बट अगर ये कंपनसेट होगा तो क्या होगा, इमीडिएट पीएनएल में मत भेजो, भले ही क्या कर दो, डेफर। अब मैं इसको फाइनली कंक्लूड करता हूं। तो स्टेप पहले तो बताओ, फाइनल नहीं, इसमें पहले बैंक, स्टेप 1 तो लग गया, इंपेयरमेंट लॉस 50 बार कर लिया। बैंक टू असेट कितने का, कैरिंग अमाउंट। बैंक में क्या आएगा, सेल प्राइस। अब वो वाले केस अलग कर लो जो फेयर, जिसमें सेल प्राइस किससे ऊपर है, फेयर वैल्यू से। तो फेयर वैल्यू तक का तो प्रॉफिट हमेशा बुक कर लो, और ऊपर का क्या कर लो, डेफर। फिर वो वाले केस करो जिनमें सेल प्राइस क्या है, कम है, और फेयर वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सस्ता बेचा है। अब उस एंट्री में अगर प्रॉफिट ही आ रहा है तो बुक कर ही दो, लेकिन लॉस आ रहा है तब क्या करो, सस्ता किस में बेचा है बताओ, इन दो में ही तो बेचा है सस्ता, सी और डी में, बी और सी में, सॉरी सॉरी, बी और सी में। किस में बेचा है सस्ता, बी और सी में। तो बी वाली एंट्री में भी फेयर वैल्यू से सस्ता बेचा है, और सी वाले में भी। एंट्री लिखवाओ एक बार वापस से। बैंक में कितना लिखोगे, बोलो 50। असेट कितने से लिखोगे, 40। तो अब एंट्री में ही लॉस नहीं आ रहा तो कुछ मत करो, प्रॉफिट है बुक कर दो। बट एंट्री में ही क्या आने लग जाए, लॉस, जो किस में आ रहा है, सी में, 38 टू असेट कितने की, 40। तो ये कहता है, पहले तो लिख देता है इमीडिएटली बुक करो, लेकिन शर्त डाल देता है कि अगर ये आगे कंपनसेट होगा, अभी लॉस डेफर हो रहा है, आगे किराए कम आएंगे तो उस समय इसको डाल देना, ताकि पीएनएल फेयर हो जाए। आगे मैं किराया भी तो कम दूंगा, अभी इसने मुझे सेल प्राइस कम दिया है, तो क्या होगा, आगे मैं किराया भी तो क्या दूंगा, कम। तो उस समय डेफर कर, इसको अभी डेफर कर लो, वहां डाल दो। लेकिन एएस प्रूडेंट हो जाता है, क्या बोलता है कि लॉस पहले लिख देता है इमीडिएटली बुक करो, फिर क्या कहता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कंपनसेटेड बाय लीज रेंटल्स। अगर आगे ये क्या होगा, लीज रेंटल से कंपनसेट होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डेफर भी कर सकते हो। पक्का। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।